हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में इन फ्रांस एंड यूरोप। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ और आज के इस लेक्चर में ये समझेंगे कि नेपोलियन कौन कौन से सिविल कोड्स लेकर आए थे 1804 में, जिनको हम दी नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है दी नेपोलियनिक कोड। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है दी नेपोलियनिक कोड। ये वो लॉज थे, वो रूल्स थे जो कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में लेकर आए थे। इनके बारे में आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सिविल कोड्स ऑफ 1804 को। अब इससे पहले हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझें और उनके कोड्स के बारे में समझें। आपका ये जानना जरूरी है कि नेपोलियन का राइज कब हुआ और कैसे हुआ। तो चलिए इस फ्लो चार्ट की मदद से ये समझ लेते हैं। आप सभी को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने 1774 से लेकर 1793 तक के इस टाइमलाइन के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने ये समझा था कि कैसे 1774 में फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जिसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिससे पॉलिटिकल चेंजेस आए और 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद फाइनली 1792 में मोनार्की को अबॉलिश किया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया गया और इसके बाद जैकोबिन गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी फ्रांस में। हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि कैसे जब एक बार फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुकी थी तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ये चाहते थे कि वो नेशनलिज्म के आइडिया को यूरोप में स्प्रेड करें और जिसके लिए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स को शुरू कर दिया था। तो 1790s के बाद क्या हो रही थी? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जब 1790s के बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स शुरू हुई तो उसके वजह से फ्रांस में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसके वजह से 1795 में डायरेक्टरी रूल को एस्टैब्लिश किया गया और जैकोबिन गवर्नमेंट को हटाया गया। आप सभी को याद होगा क्लास 9th में आपने डायरेक्टरी रूल के बारे में पढ़ा है, जिसमें गवर्नमेंट के टॉप में 5 डायरेक्टर्स को रखा गया था डिसीजंस लेने के लिए, जिन्हें हम डायरेक्टरी बोलते थे। तो यहाँ पे 1795 में डायरेक्टरी का रूल आ जाता है और इस दौरान भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स चल रही होती हैं और इन्हीं वॉर्स के बीच में राइज होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो 1797 में फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर के अंदर ही नेपोलियन को बोला जाता है कि आप इटली पर आक्रमण कीजिए, मतलब कि आप इन्वेड करिए इटली पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1797 में क्या होता है? नेपोलियन जो है वो इन्वेड कर देते हैं इटली पर। ठीक है, वो अटैक कर देते हैं इटली पर और यहीं से नेपोलियन का राइज हो जाता है और वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फेम मिलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद 1799 में नेपोलियन क्या करते हैं? वो डायरेक्टरी रूल को ही हटा देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं और फ्रांस की सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1799 में नेपोलियन पावर में आ जाते हैं और सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं और इसी पीरियड से जो अभी तक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स चल रही थी वो रिप्लेस हो जाती है नेपोलियनिक वॉर्स से। तो अब क्या होता है? 1799 के बाद से जब एक बार नेपोलियन के हाथ में पावर आ जाती है तो वो नेपोलियनिक वॉर्स को छेड़ देते हैं। अब वो डिफरेंट टेरिटरीज में जाते हैं लिबरेशन के नाम से और उन टेरिटरीज में वॉर करके उनको कैप्चर करते हैं, मोनार्क को हटाते हैं और खुद वहां पर गद्दी पर बैठ जाते हैं, जिसके वजह से कई सारे यूरोप की टेरिटरीज अब नेपोलियन के हाथ में आ जाती हैं, उनके कंट्रोल में आ जाती हैं और एक बहुत बड़ा एम्पायर फॉर्म हो जाता है। और इसके बाद इस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए 1804 में नेपोलियन खुद को ही एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांस में,
वो खत्म हो जाता है और एंड हो जाता है रिपब्लिक का, और फिर से फ्रांस में मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाती है। अब 1804 में जब नेपोलियन खुद को एम्परर बना लेते हैं उन सभी टेरिटरीज का, उस पूरे एम्पायर का, तो इसके बाद वो 1804 में क्या करते हैं, नेपोलियनिक कोड्स को लेकर आते हैं और सभी टेरिटरीज में उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। टेरिटरीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी और डच रिपब्लिक। तो वो अपनी सभी टेरिटरीज में सिविल कोड्स को, नेपोलियनिक कोड्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे राइज हुआ नेपोलियन का, कब राइज हुआ नेपोलियन का, और कैसे फ्रांस में फिर से मोनार्की एस्टैब्लिश हो गई 1804 में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका में, जो कि एक फ्रेंच आइलैंड है। ये पहले एक मिलिट्री लीडर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर थे, आर्मी में थे और कई सारी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स इन्होंने लड़ी है और यहीं से इनको फेम मिला और पावर भी मिली। इसके बाद ये 1804 में खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं फ्रांस का और मिलिट्री लीडर के साथ साथ एक राजा भी बन जाते हैं। राजा बनने के बाद ये फ्रांस की टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं यूरोप में, मतलब कि कई सारी टेरिटरीज को ये अपने अंडर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में इनको डिफीट कर दिया जाता है, ये हार जाते हैं, जिसके बाद इन्हें निकाल दिया जाता है और फिर इसी के कुछ सालों बाद 5 मई 1821 को इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर नेपोलियन थे कौन। अब हम सब तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और समझने के लिए नेपोलियन के सिविल कोड्स के बारे में। तो हमने ये समझ लिया कि कैसे 1804 में नेपोलियन जो हैं वो अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। अब एम्परर बनने के बाद वो कुछ सिविल कोड्स को, टोटल 7 सिविल कोड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी टेरिटरीज के ऊपर। अब ये 7 कोड्स कौन कौन से थे, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला कोड कहता था कि अब बर्थ के आधार पर किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया था सभी स्पेशल अधिकारों को, स्पेशल राइट्स को, विशेष अधिकारों को जो कि जन्म के आधार पर लोगों को दिए जाते थे। पहले क्या होता था, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली मतलब जिनके पास लैंड होते थे, प्रॉपर्टी होती थी, जो अमीर होते थे, जो राजा महाराजा की फैमिली से होते थे, तो जो भी नोबल फैमिली से लोग बिलोंग करते थे उनको स्पेशल राइट्स दिए जाते थे, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको ज्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं मिलती थी, उनको ज्यादा टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे, उनका कंट्रोल होता था टेरिटरी के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो इस तरीके से कई सारे स्पेशल प्रिविलेजेस ये लोग एंजॉय करते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये नोबल फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या बोला, नेपोलियन ने बोला कि अब जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देंगे, हम मेरिट के आधार पर देंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप टैलेंटेड होंगे तो आपको उस प्रकार से काम दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने सभी प्रिविलेजेस को अबॉलिश कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया, हटा दिया, जो कि बर्थ के आधार पर दिए जाते थे। और यही था इनका सबसे पहला सिविल कोड। इसके बाद दूसरा कोड क्या था, यहाँ पर इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ के आइडिया को, मतलब एक ऐसे आइडिया को जो ये कहता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है। तो यहाँ पर नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश कर दिया था। पहले क्या होता था, जिन लोगों के पास प्रिविलेजेस होते थे उनको ज्यादा पनिशमेंट्स नहीं मिलती थी। सेम क्राइम के लिए एक कॉमनर को एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन एक नोबल फैमिली से अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता था तो उसे कम या फिर सॉफ्ट पनिशमेंट मिलती थी। तो हर एक क्लास के लिए सेपरेट पनिशमेंट्स असाइन थी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी थी यहाँ पर बिफोर लॉ। लेकिन नेपोलियन ने क्या बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए, जब हम प्रिविलेजेस ही नहीं दे रहे हैं आपको बर्थ के आधार पर,
तो लॉ के सामने भी आप कोई बहुत ऊंचे नहीं होंगे। अगर आप कोई क्राइम करेंगे और अगर आप नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं तब भी आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक आम व्यक्ति को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब इक्वालिटी होगी बिफोर लॉ, और ये था इनका दूसरा सिविल कोड। इसके बाद थर्ड सिविल कोड क्या कहता है? यहाँ पर इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया, मतलब कि प्रॉपर्टी, लैंड का जो अधिकार है, जमीन होने का जो अधिकार है, उसको सिक्योर किया। पहले क्या होता था, कुछ लोगों को ही लैंड मिलता था, कुछ लोगों के पास ही प्रॉपर्टी होती थी, बाकियों के पास प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं था, या तो उनको अलाउड नहीं था या फिर उनसे प्रॉपर्टी छीन ली जाती थी। तो जो राइट था, अधिकार था प्रॉपर्टी होने का, प्रॉपर्टी रखने का, वो ही लोगों को नहीं दिया जा रहा था। तो नेपोलियन ने इसको भी बदला। उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, हम सभी के अधिकारों को सिक्योर करेंगे, सभी के राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करेंगे। अब कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है प्रॉपर्टी लेने से, और कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता है ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया, और ये था इनका थर्ड सिविल कोड। इसके बाद फोर्थ सिविल कोड क्या था? यहाँ पर इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को। अब क्योंकि इनके अंडर बहुत सारी टेरिटरीज आ चुकी थी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि हर एक रीजन का अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि कैसे फ्रांस के अंदर कई सारे रीजन्स में अलग अलग लॉज थे, अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, रूल्स हुआ करते थे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो वहां पे भी रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि अब सेंट्रलाइज होगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी को यहाँ पर नेपोलियन ने भी कंटिन्यू किया। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड रखा, बोला कि यूनिफॉर्म लॉज होंगे, यूनिफॉर्म टैक्सेस होंगे, सबके अलग अलग अपने सिस्टम नहीं होंगे, हर जगह अलग अलग प्रशासन नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ज्यादा आसान और सिंपल कर दिया, और ये था इनका फोर्थ सिविल कोड। इसके बाद नेक्स्ट सिविल कोड क्या था? यहाँ पर नेपोलियन ने अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम को, सर्फडम को और मेनोरियल ड्यूज को। अब इन तीनों का मतलब क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। फ्यूडल सिस्टम को आप समझ सकते हैं जमींदारी सिस्टम के तरह। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, दो प्रकार की कैटेगरीज थी हमारी। एक कैटेगरी थी फ्यूडल लॉर्ड्स की, मतलब वो लोग जिनके पास लैंड थे। दूसरी कैटेगरी थी किसकी? दूसरी कैटेगरी थी उन लोगों की, उन किसानों की जिनके पास लैंड नहीं था, मतलब कि पेजेंट्स। तो दो कैटेगरीज हो गई, फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास लैंड है और पेजेंट्स जिनके पास लैंड नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फार्मर्स थे, किसान थे, पेजेंट्स थे, ये डिपेंडेंट थे, निर्भर थे फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये उनकी जमीनों पर काम करते थे, जिसके वजह से डिपेंडेंसी क्रिएट हो चुकी थी, और बदले में फ्यूडल लॉर्ड्स इनको प्रोटेक्शन देते थे, इनको सिक्योर्ड रखते थे। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद है सर्फडम। सर्फडम का मतलब क्या है? अब फ्यूडल सिस्टम में क्या था, कुछ थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स जिनके पास लैंड थे, कुछ थे हमारे पेजेंट्स। अब पेजेंट्स में मतलब किसानों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि लीगली बाइंडेड थे फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ, मतलब एक तरीके से कानूनी तौर पर वो जुड़े हुए थे फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर ये जो लोग थे, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ काम कर सकते थे, किसी और के यहाँ नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर ये उनसे जुड़े हुए थे। और इन्हीं लोगों को सर्फ्स बोला जाता था। तो सर्फ कौन थे? ये वो पेजेंट्स थे, ये वो किसान थे जो कि लीगली बाइंडेड थे, कानूनी तौर पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूडल लॉर्ड के लिए ही काम कर सकते थे। जो बाकी के पेजेंट्स थे वो एक जगह काम छोड़कर दूसरी जगह काम करने जा सकते थे, लेकिन सर्फ्स ऐसा नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए ही काम कर सकते थे, और उनकी परमिशन के बिना वो कहीं और नहीं जा सकते थे, और इसी सिस्टम को बोला जाता था सर्फडम। ठीक है, इसके बाद है मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हैं चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या रोल था? फ्यूडल सिस्टम में या फिर सर्फडम में जब सर्व्स या पेजेंट्स काम करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स के लैंड पर, तो काम करने के बाद अगर मान लीजिए उनका कुछ हार्वेस्ट निकल के आ रहा है,
या वो कुछ अर्न कर रहे हैं तो उनकी अर्निंग में से टैक्स उनको देना पड़ता था फ्यूडल लॉर्ड्स को, या फिर अगर उन्होंने कोई खेती करी है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा उनको देना पड़ता था फ्यूडल लॉर्ड्स को। और अगर उन्होंने ये दोनों नहीं किया तो उनको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती थी फ्यूडल लॉर्ड्स को। तो यहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये एक्सप्लॉइट करते थे पेजेंट्स को, ठीक है, ये उनसे फ्री में सर्विसेज लेते थे, काम कराते थे इधर उधर के, या फिर उनसे उन्हीं की अर्निंग में से टैक्सेस रिसीव करते थे, ठीक है, उनके हार्वेस्ट का शेयर लेते थे। तो उसी को मेनोरियल ड्यूज बोला जाता है, जहां पर ये पेजेंट्स जो थे ये पे करते थे, टैक्सेस देते थे, चार्जेस देते थे या फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स को। तो नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने इन तीनों सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आपने कुछ अर्न किया है तो आप उसके लिए टैक्स नहीं भरेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स को। हम ऑलरेडी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में टैक्सेस रिसीव कर रहे हैं, आपको अपनी अर्निंग में से फ्यूडल लॉर्ड्स को पैसा नहीं देना है। तो उन्होंने सर्व्स को आजाद कर दिया। उन्होंने बोला कि अब कानूनी तौर पर आपको उनके साथ काम नहीं करना है, अगर आप चाहें तो आप अलग जगह जाकर काम कर सकते हैं, आपको टैक्सेस उनको भरने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, इसी को अबॉलिश कर दिया था नेपोलियन ने, ठीक है। इसके बाद इनका नेक्स्ट कोड क्या था, यहाँ पर इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था। गिल्ड का मतलब क्या होता है, एसोसिएशंस। तो पहले फ्रांस में क्या होता था, पहले वहां पे हर एक प्रोफेशन का अलग एसोसिएशन होता था। जैसे अगर कोई क्राफ्ट्समैन है तो क्राफ्ट्समैन का अलग एसोसिएशन होता था और उस एसोसिएशन को गिल्ड बोला जाता था। अब ये जो गिल्ड था ये डिसाइड करता था कि कौन कैसा काम करेगा, क्या क्या प्राइजेस में हम सामान को बेचेंगे, ट्रेड कैसे होगा, कौन कैसे काम करेगा, ये सब कुछ गिल्ड ही डिसाइड करती थी। और जो गिल्ड के मेंबर्स होते थे सिर्फ वही ये काम कर सकते थे। मतलब अगर क्राफ्ट्समैन का एक गिल्ड है तो सिर्फ उसके मेंबर्स ही क्राफ्ट्समैन का काम कर सकते थे और कोई भी नहीं। तो अगर बाहर के किसी व्यक्ति को इसका पार्ट बनना था, बाहर के किसी व्यक्ति को अगर कोई बिजनेस करना था और कोई गिल्ड का एसोसिएशन उन्हें बोल देता था कि नहीं आप मेंबर नहीं हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति वो बिजनेस नहीं खोल सकता था या वो ट्रेड नहीं कर सकता था, और अगर वो करता तो वो इलीगल होता। तो यहाँ पे गिल्ड ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी लोगों के ऊपर, जिससे ट्रेड पर भी इफेक्ट पड़ रहा था और नए बिजनेसेस भी लोग नहीं खोल पा रहे थे। तो यहाँ पे नेपोलियन ने गिल्ड के रिस्ट्रिक्शंस को भी खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद आखिरी सिविल कोड क्या था नेपोलियन का, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। पहले रोड्स अच्छी नहीं थी वहां पर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर अगर मूवमेंट करनी होती थी तो बहुत डिफिकल्ट होती थी। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, इन्होंने बेटर रोड्स बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, ब्रिजेस बनवाए। इन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि अगर आर्मी को मूवमेंट करनी है या लोगों को ट्रेड के लिए मूवमेंट करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो कंफर्टेबली जा सके। तो इन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया। साथ ही साथ इन्होंने मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपनाया। इसीलिए यहाँ पर इनके पूरे एम्पायर में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सका। तो ये थे 7 सिविल कोड्स नेपोलियन के, या फिर 7 नेपोलियनिक कोड्स। अब यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सभी कोड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, ये सभी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे इक्वालिटी के आइडिया को, लिबर्टी के आइडिया को प्रमोट किया नेपोलियन ने, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। तो यहाँ पर इन्होंने कोड्स के थ्रू काम अच्छा किया। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जिनको इनका काम पसंद नहीं आया, जिनको ये रिफॉर्म से नुकसान हुआ, जिसके वजह से वो नेपोलियन के खिलाफ भी हुए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें फायदा हुआ और जो नेपोलियन के राइज से बहुत ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पे जो मिक्स्ड रिएक्शंस थे नेपोलियन से रिलेटेड, इनके कोड से रिलेटेड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हमने इन सिविल कोड्स के बारे में पढ़ लिया है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सिविल कोड्स ऑफ 1804 के बारे में लिखिए या फिर नेपोलियनिक कोड्स के बारे में लिखिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अच्छा काम नेपोलियन ने किया अपने रूल के दौरान, या क्या कोई पॉजिटिव काम नेपोलियन ने किया भी था। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है पॉजिटिव वे में नेपोलियन के बारे में, तो आप इन्हीं 7 कोड्स के बारे में लिखकर आएंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक
जिसका नाम था द नेपोलियनिक कोड यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी कोड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा भी लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।